शाम को राकेश अपने घर आता है और अपने माता पिता को बताता है। माँ, पिताजी, मैंने आपको बताया था ना कि चाचा जी का बेटा सुजीत जिस कंपनी में जॉब करता है, मैंने भी उसी की कंपनी में अप्लाई किया था, तो मुझे उसी कंपनी में जॉब मिल गई है। और आपको पता है मेरा मैनेजर कौन है? कौन? अरे मेरा मैनेजर मेरे कॉलेज का दोस्त निकला, इसीलिए उससे कहकर मैंने चाचा जी के ऊपर वाला ही फ्लैट अलॉट करवाया अपने लिए। अब हम भी वहाँ रहेंगे जहाँ आपके देवर और देवरानी रहते हैं, यानी मेरे चाचा चाची। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर सालों बाद अपने भाई के साथ रहने का मौका जो मिलेगा। वैसे कब निकलना है? पिताजी अगले हफ्ते निकलना है, क्योंकि वहाँ सब एडजस्ट होने में लगभग 1 हफ्ते लग जाएंगे, इसीलिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिला है। जहाँ राकेश अपने माता पिता को ये खुशखबरी दे रहा था कि तब तक अवनी भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। ये देखकर राकेश कहता है, अच्छा हुआ अवनी जो तुम बाहर आ गई और तुमने सब सुन लिया। तुम्हें पता है ये खुशखबरी मैं तुम्हें बताने के लिए अंदर ही आने वाला था। हाँ राकेश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई। मैं भी अपनी तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। आखिर हम लोगों को वहाँ जाना है जहाँ बाकी के लोग हैं। वैसे भी समय बहुत कम है। अवनी की बात सुनकर अब सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है और राकेश अपने परिवार को लेकर औरंगाबाद पहुँच जाता है। सबसे पहले राकेश अपने चाचा जी के घर जाता है। वो लोग देखते हैं कि घर के बाहर आंगन में तरह तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखकर अवनी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आंगन में सब्जी कौन लगाता है? अच्छा खासा आंगन खराब करके रखा हुआ इन लोगों ने। बताओ, अगर कोई आएगा तो क्या इन खेतों से गुजर कर जाएगा? खेत मुझे क्या। जहाँ अवनी उन लगी हुई सब्जियों को देखकर खुद से बात कर रही थी, तो वहीं अनिमेष अपने भतीजे और उसके परिवार को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, बेटा मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हो। बहुत समय बाद अब मुझे अपने बड़े भैया के साथ रहने का मौका मिलेगा। सच कहूँ तो मुझे इससे भी खुशी है कि मेरा परिवार अब साथ रहेगा। हाँ बेटा, अच्छा ही किया तुम लोग यहाँ पर आ गए। अनजान शहर में कोई अपना रहता है तो बात ही और रहती है। अरे सरला बहू, जरा चाय नाश्ता तो ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। चाची जी, चाय नाश्ता बाद में कर लेंगे, अभी तो हमें घर को ठीक करना है, सारे सामान को एडजस्ट करना है और तो और बाहर से खाने के लिए सब्जियाँ और बाकी राशन का सामान भी लाना है। अरे बेटा, क्यों इतनी चिंता कर रहा है? घर में आने से पहले तुझे आंगन में सब्जियां नहीं दिखी? अरे हम लोग खुद सब्जियां उगाते हैं। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी बहू को कहकर वो सब्जियां तुझे दिलवाती हूँ। सरला बहू, जरा इन लोगों को आंगन से सब्जियां तोड़ कर दे दे। आज इनका पहला दिन है ना, इसलिए इन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। सरला ताजा सब्जियां तोड़कर अपनी सास को दे देती है और वो हरी भरी सब्जियां आशा अवनी को देते हुए कहती है, अवनी बेटा, ये सब्जियां साथ में ले जा। इसे सरला ने अपने घर के आंगन में उगाया है, बहुत स्वादिष्ट है, इन्हें बनाकर खाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी छत पर गमले रखकर सब्जी उगा लेना। बाहर बाजार की सब्जियां बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती, और तो और वो सब्जियां इंजेक्शन से पकाई जाती हैं। मैं तो कहती हूँ जो खुद की खेती में बात है वो बाहर की सब्जियों में कहाँ। माफ कीजिएगा चाची जी, लेकिन हमें सब्जियां उगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाजार से ही ले आते हैं और फिर ठेले वाले भी तो आते होंगे ना यहाँ पर। अरे बहू, बाजार बहुत दूर है और ठेले वाले सब्जी अच्छी नहीं लाते, इसीलिए तुझे कहा। बाकी तेरी इच्छा है, पर फिलहाल तू ये सब्जियां ले जा। आज तू यही सब्जियां बना लेना। अवनी वो सब्जी ले लेती है और अपने घर आ जाती है, जिस पर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी समझ में नहीं आता ये लोग घर के आंगन में सब्जियां क्यों उगाते हैं। वो आंगन कितना बड़ा और खुला है, देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन इन लोगों ने सब्जियां उगाकर उस आंगन का सत्यानाश कर दिया है। अरे बहू, आशा बहुत कंजूस है, शायद इसीलिए वो सब्जियां नहीं खरीदती होगी। खैर हमें क्या, आज की सब्जियों का जुगाड़ हो गया, कल हम खुद ही सब्जियां खरीद लेंगे। सही कहती हो माँ जी आप। अब सास बहू मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। कुछ ही देर में अवनी वो सब्जियां बनाती है जो उसकी चाची सास ने दी थी। अब वो सब्जियां खाकर उन लोगों को बड़ा ही स्वाद आता है, जिस पर देवकी कहती है, वैसे मानना पड़ेगा, ताजी ताजी सब्जी तोड़कर बनाने और खाने का मजा ही अलग है। भले ही आशा ने नीचे आंगन में सब्जियां उगा रखी हैं, लेकिन खाते ये लोग सब्जियां ताजी ही हैं। सास की बात सुनकर अवनी कुछ नहीं बोलती और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब शाम को एक ठेले वाला बाहर आवाज लगाता हुआ दिखाई देता है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो सब्जी। अवनी बहू देख, नीचे सब्जी वाला आया है, चल हम सब्जियां खरीद कर ले आते हैं। अब देवकी और अवनी नीचे सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि सरला अपनी सब्जियों में पानी डाल रही थी, पर वो उससे कुछ नहीं कहते। अब अवनी ठेले वाले के पास जाती है और कहती है, भैया ये सब्जियां ताजा है ना, हम बासी सब्जी नहीं लेते। अरे नहीं बहन जी, सब्जियां बिल्कुल ताजा हैं, पूरी कॉलोनी मुझसे ही सब्जी लेती है, देख लो सारी सब्जी अच्छी है। ठेले वाले की बात सुनकर अवनी सब्जियों को उलट पलट कर देखती है, जिसके बाद अवनी सब्जियों का रेट पूछती है, भाई साहब ये गोभी और पालक कितने की दिए? गोभी 40 रुपए किलो है और पालक 25 का आधी किलो। हे भगवान, बड़ी महंगी है। माँ जी ठेले वाला तो सब्जियां बहुत महंगी दे रहा है, ऐसा करते हैं कि हम बाजार से ही सब्जियां ले आएंगे। हाँ हाँ बहू रहने दो, हम तो बाजार से ले आएंगे सब्जियां। वे लोग बिना सब्जी खरीदे वापस जाने लगते हैं। तब सरला कहती है, क्या हुआ अवनी, सब्जियां बहुत महंगी लगी ना, इसीलिए तो माँ जी ने कहा था कि आप भी छत पर सब्जियां उगाइए। देवकी और अवनी सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती और घर आ जाती है। तब अवनी कहती है,
माँ जी सरला दीदी कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती। अरे इन्हें क्या करना है, हम ठेले वाले से सब्जी खरीदे ना खरीदे। हाँ बेटा बात तो सही है, लेकिन जाने दे, अगर उसने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, तू क्यों इतना सोचती है। सास की बात सुनकर अवनी भी अब कुछ नहीं बोलती और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तब तक राकेश ऑफिस से आ जाता है, जिसके बाद अवनी कहती है, सुनिए जी घर में सब्जियां नहीं है, आप मुझे बाजार ले चलिए, हम बाजार से सब्जियां ले आते हैं। ठीक है तैयार हो जाओ, चलते हैं। वैसे बाजार यहाँ से बहुत दूर है और हम काफी अंदर रहते हैं। राकेश अवनी को बाजार लेकर जाता है तो उसे जाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, जहाँ अवनी देखती है कि बाजार में भी सब्जियों के रेट बहुत बढ़े हुए हैं। अब जैसे तैसे अवनी 2-3 सब्जियां खरीदती है और घर वापस आकर अपनी सास को बताती है, माँ जी बाजार में तो ठेले वाले से ज्यादा महंगी सब्जियां थी। समझ में नहीं आता यहाँ सब्जियों के रेट इतने ज्यादा क्यों हैं। अरे देव की सीधी सी बात है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ सब नौकरी करने वाले रहते हैं, इसलिए सब्जी वाले मनमानी पैसा वसूलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग करने कोई नहीं बैठा, सभी लोग व्यस्त रहते हैं और जिन्हें जिस रेट पर सामान मिलता है वो खरीद लेते हैं। ये सब तो देखकर मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी छत पर सब्जियां उगाने लगूं। हाँ बहू ये तूने बहुत अच्छा सोचा, इससे थोड़ा हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और हमें ताजी हरी सब्जियां भी खाने को मिलेंगी, कम से कम सब्जियों के पैसे तो बचेंगे। इस तरह अब दोनों सास बहू अब अपनी छत पर सब्जियां उगाने के लिए राजी हो जाती हैं। अवनी अगले दिन बाजार जाती है और ढेर सारे गमले और अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज लेकर आती है और वो सभी गमलों को छत पर अच्छी तरह लगा देती है। उसमें मिट्टी भरती है, खाद डालती है और बीज लगा देती है। कुछ दिनों में वो बीज उग जाते हैं। अब अवनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन अवनी और देवकी अपने पौधों में पानी डाल रही थी, तभी सरला और आशा वहाँ आती है और उन्हें देख कर कहती है, अवनी ये लीजिए, मैं मेरे खेतों की कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिन में अब हमारे भी छत पर सब्जियां उग जाएंगी, जिसके बाद हम लोग भी ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां खाएंगे। और हाँ मैंने आपसे ही सीखा है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप नीचे आंगन में सब्जियों की खेती क्यों करती हैं। अवनी की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और थोड़े ही दिनों में अवनी के गमले में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उग जाती है और वो भी सरला के पास अपनी सब्जियां लेकर जाती है। इसी तरह दोनों मिल बांट कर अपनी सब्जियां बनाती, खाती और खुश रहती। ये भिंडी का खेत मेरी ससुराल है, वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी है खेत में। शादी के बाद क्या मैं उस घर में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं कर सकती। मेरी ससुराल भिंडी के खेत में नहीं होगी, मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। पर दीदी अगले हफ्ते आपकी शादी है, ऐसे अचानक मना कर रही हो? आप जानती हो ना पिताजी की गोपाल ने कितनी मदद की है। जब गुंडे पिताजी से कर्जा मांगने आए थे तब गोपाल ने अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी देकर पिताजी की मदद की थी। अब गोपाल के पास सिर्फ ये भिंडी का खेत ही बचा है। गोपाल के आधार को देखते हुए पिताजी ने आपकी शादी तय की ताकि आप खुश रहो। अरे खुश मैं खाक रहूंगी, इस भिंडी के खेत में रहते हुए मैं खुद भिंडी बन जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा दीदी कहीं गोपाल के परिवार वाले झोपड़ी से बाहर ना आ जाए, किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हो, आपको यहीं आना है। लोग कहेंगे कि होने वाली बहू शादी से पहले यहाँ ससुराल के आसपास घूम रही है। चलो घर चलते हैं। मेघा और गौरी दोनों सगी बहनें थी, मेघा बड़ी और गौरी छोटी। मेघा के सपने बहुत ऊंचे थे, उसे गांव में नहीं रहना था, उसे तो हीरोइन बनना था। रूपा मुझे अपने भाई का पता दे दे, मैं कल ही मुंबई निकल जाऊंगी। मुझे उस भिंडी के खेत में रहकर सारी जिंदगी भिंडी नहीं बनानी, मुझे फिल्मों में आना है, बड़ी हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। चिंता मत कर, मैंने जग्गू भैया से बात कर ली है, वो तुझे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। कल की गाड़ी है शहर से, तो सुबह सुबह निकल जाना। और हाँ साथ में कुछ रुपए और जेवर भी लेती जा। ये ले नया मोबाइल, जग्गू भैया ने भिजवा दिया है। अब तो इसी मोबाइल से भैया से बात करती रहना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेघा ने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दिन सुबह के समय सब तैयारियों में लगे हुए थे, पर मेघा तो भाग चुकी थी। गौरी मेघा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसको हल्दी लगनी है। पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से दीदी को ही ढूंढ रही हूँ। जानकी चाची मेघा भाग गई, ये देखो मुझे चिट्ठी देकर गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं, बोली मैं मुंबई जा रही हूँ फिल्मों में काम करने। क्या मेघा शादी छोड़कर भाग गई? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेघा हमारी इज्जत को नीलाम करके कहाँ चली गई तू? इतना अच्छा लड़का है गोपाल, कितनी मदद की उसने हमारी। उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही मैंने मेघा की शादी उसके साथ तय की थी। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, गोपाल के घर डोली नहीं गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानकी और रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। गौरी से उनका दर्द देखा नहीं गया। बापू आप चिंता मत करो, आपकी और गोपाल जी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं गोपाल जी से शादी करूंगी, आप उन्हें समझा दो, मुझे लगता है वो आपकी बात को समझ जाएंगे। जीती रह मेरी बच्ची, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। जानकी देखा,
हमारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारी इज्जत उछाल कर चली गई और दूसरी हमारी इज्जत बचाने का प्रयास कर रही है। मैं अभी जाकर गोपाल और उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। रामदीन ने गोपाल और उसके परिवार वालों से बात की। गोपाल और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी गोपाल ने एक इंसानियत के नाते रामदीन की पहले भी बहुत मदद की थी। अब जब ऐसी दुविधा आ गई जिसमें रामदीन भी कुछ नहीं कर सकता था, तो गोपाल ने गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी और फिर शुभ मुहूर्त में गोपाल और गौरी की शादी हो गई। खूब खुशियों के साथ गौरी का गृह प्रवेश हुआ। बहू, तुम भी कहोगी कि कैसी ससुराल है भिंडी के खेत में, इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माँ जी, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है। गोपाल जी ने बापू के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने दोस्त से उधार पर पैसे दिलवाए, अपने जुड़े हुए खुद के पैसे बापू को दिए कि आपने खुद का घर बनाने के लिए रखे हुए थे। आपने अपनी जमीन बेच दी जबकि आप अपना नया घर बना सकते थे। आपने हमारी मदद की। हमारे से आपका कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ एक जान पहचान थी। कोई इतना नहीं करता माँ जी जितना गोपाल जी और आप सब ने किया। गौरी, तुम हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो और मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। मुझे तुम पर और अपने गोपाल पर बहुत भरोसा है। गोपाल बेटा, कुछ दिनों के लिए शहर घुमाओ, फिर उसके बाद तुम काम में लग जाओगे। बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ, तभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानोगे। ठीक है माँ, जैसा गौरी को ठीक लगे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी आ जाते हैं। अरे गोपाल, अरे तेरे लिए भिंडी का नया ऑर्डर लाया हूँ भाई। एक सेठ जी हैं जो भिंडी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। तुझे जल्दी ही भिंडी की खेती बढ़ानी होगी, समझे? बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं और ये देख, एडवांस पैसे भी दिए हैं। मैंने अपना मुनाफा रख लिया है, बाकी तू रख। गोपाल की माँ तू सही कहती थी। हमारे घर में तो सचमुच जो है लक्ष्मी आई है। सेठ जी कितना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं भिंडी का, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गौरी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई है। गोपाल बेटा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद ये ऑर्डर। जानकी बहन, ऑर्डर तो जल्दी जल्दी पूरा करना है। अभी जितनी भी खेत में भिंडी आई है वो सारी तुम्हें 2 दिन में ही पैक करके भेजनी है। माँ जी, पहले काम जरूरी है, हम फिर बाद में कभी घुमाएंगे। हमें ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना। मैं भी भिंडी तोड़ने में आप लोगों की मदद करूंगी। हम सब बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा कर देंगे। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपने ससुराल वालों की पूरी मदद की। उसे अच्छे से बोरियों में भरवाया और गोपाल के साथ मिलकर अगली फसल की तैयारी की। गौरी के आने के बाद गोपाल और उसके परिवार वालों की किस्मत बदल गई। जो परिवार कल तक भिंडी के खेत में रहता था, आज भिंडी की बिक्री होने के बाद गौरी के ससुराल अब भिंडी के खेत में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खेत के बराबर में ही एक बड़ी हवेली खरीद ली थी, जहाँ पर गौरी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सुख से रहती थी। एक दिन अचानक गौरी की बड़ी बहन मेघा उसके सुख में खलल डालने के लिए वापस लौट आई। गौरी, तुम लोग इतने अमीर हो गए, पर अचानक? मेघा दीदी, सब भगवान की कृपा है। बुरा मत मानना गौरी, भगवान की नहीं, मेरी कृपा है। अगर मैं उस दिन शादी छोड़कर ना जाती तो आज तुम इस घर की बहू ना होते। वैसे तो इस घर पर और गोपाल पर मेरा हक है। मैं तो तुम्हें जीजा जी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें गोपी ही बोलूंगी, जैसे पहले बोला करती थी। मेघा, पहले की बात और थी। अब मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूँ, इसलिए तुम मुझे गोपाल कहकर ही बुलाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो मुंबई हमेशा के लिए चली गई थी, वापस क्यों लौट आई? गोपाल ने मेघा के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया, जो मेघा को पसंद नहीं आया। मेरी मर्जी, नहीं मन लगा फिल्मों में, इसलिए गांव वापस लौट आई। बस अब तो मन है किसी पैसे वाले के साथ शादी करके सारी जिंदगी आराम से रहो, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो तुम पसंद थे। मेघा दीदी, जरा बाहर चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा, मेरे से काम है, चलो। गौरी मेघा को हवेली के बाहर ले गई और गुस्से से बोली, देखो मेघा दीदी, गोपाल जी आपसे शादी कर रहे थे, पर आप चली गई। आपने गोपाल को उस समय छोड़ा जब दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। अब आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप दोबारा गोपाल को पालोगी। अब सब कुछ बदल गया दीदी। गोपाल जी मेरे पति हैं और मेरा उनका जन्म जन्म का साथ है, इसलिए अपनी सीमा मत लांघना। आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे ससुराल वालों से मिलो, पर गोपाल जी से दूरी बनाकर रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे गोपाल से चिपक रही हूँ? मुझे गोपाल से भी पैसे वाला लड़का मिल जाएगा। अरे जितनी मर्जी हवेली बना ले, सबको यही पता है कि तेरी डोली भिंडी के खेत में आई थी और आज भी तुम वही भिंडी बेचकर खा रहे हो। मैं भी अपने लिए पैसे वाला लड़का ढूंढूंगी, गोपाल से भी बड़ा पैसे वाला। हाँ तो अच्छी बात है दीदी, ढूंढो। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप यहाँ से जा सकती हैं। मेघा गुस्से में पैर पटकती हुई घर चली गई। उस दिन के बाद दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोपाल और गौरी के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि गोपाल और गौरी का रिश्ता पवित्र रिश्ता था,
जो मन से जुड़ा।